हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जमरे एजुकेशन पॉइंट में। आज हम सीरीज़ 3 डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हम सीरीज़ 1 2 डिस्कस कर चुके हैं, अब आगे की सीरीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। लाइक, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करें। और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है तो उसके अकॉर्डिंग जैसे डिस्प्ले पे आता है तो आप उसमें कमेंट्स में बता सकते हो, ताकि आपका जो एक आंकिक रूप से अनुमान लग सके कि आपका जो कैपेसिटी है, आपका एक्सपीरियंस है, वो क्या बताता है। ठीक है, किस अकॉर्डिंग आपको एमसीक्यूज मिल रहे हैं वो कमेंट्स में ज़रूर बताना है। तो चलिए आज की सीरीज़ हम स्टार्ट करते हैं। इसके साथ बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाले हैं। चलिए देखिए, जो क्वेश्चन इजी होते हैं लेकिन वो थोड़े ट्रिकी तरीके से होने के कारण हम उसको मिस करके आ जाते हैं। तो इस बार मिस करके नहीं आना है। ठीक है, हर संभव एक्सपीरियंस आपको शेयर करने वाले हैं। जिस तरीके से एग्जामिनर सोचता है उस तरीके से हमें भी सोचना है। ठीक है, क्योंकि वो बुक तो उठाते लेकिन बुक से एमसीक्यूज नहीं लेते हैं। ठीक है, वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं, तो हम भी उसी प्रकार की तैयारी लेके आए हैं। तो देखो, क्वेश्चन सिंपल रहते हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। चलिए, तो उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टेस्ट ऑफ LFT। ठीक है, बहुत सारे बच्चे LFT RFT टेस्ट लगाते हैं, जो लैब में काम करते हैं वो तो फटाक से लगा देते हैं सही, लेकिन जो कुछ थ्योरेटिकल होते हैं, ठीक है, जो फ्रेशर होते हैं वो इस चीज़ को नहीं अंदर वो कर पाते। ठीक है, तो इस देखिए, अगर तुक्का भी लगाना होता है तो एक सोच समझ के लगाना होता है। कुछ चीज़ों को हमें नेगेटिव मार्क करना होता है। ठीक है, जैसे हमें क्या होता है कि बिलीरुबिन, SGOT, एल्बुमिन, एल्कलाइन फास्फेट, ये तो सारे टेस्ट हमें LFT में देखने को मिलता है। लेकिन एक जो यूरिया है, यूरिया किस में देखने को मिलता है हमें, ये KFT में, RFT में। ठीक है, रीनल फंक्शन टेस्ट या किडनी फंक्शन टेस्ट का टेस्ट है, उसमें हम लोग लगाते हैं यूरिया टेस्ट। ठीक है, यूरिया हुआ, यूरिक एसिड हुआ। तो इस तरीके से हमें कुछ चीज़ों को हटाना होता है ताकि हमारा जो तुक्का भी है वो सही चले जाए। ठीक है, चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है यूरिया। क्वेश्चन ईजी होते हैं लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते। ठीक है, कन्फ्यूज़न हो जाते हैं, तो घबराना नहीं है, बी कॉन्फिडेंस होकर बैठना है डिस्प्ले के सामने। चलिए, इसका आंसर बताएंगे, विच सेल प्ले रोल इन ब्लड क्लोटिंग। ठीक है, रक्त के थक्के में कौन सी सेल प्ले भूमिका निभाती है अपना, तो RBC, WBC, प्लेटलेट या ऑल ऑफ द अबो। देखो, कोई कोई सोचते कि ऑल ऑफ द अबो, सभी की सभी घाव भरने में काम आती है या रक्त को थक्का बनाने में काम आती है। तो देखो, ऑलमोस्ट बच्चे जानते हैं। ठीक है, सभी लोग जानते हैं कि RBC का क्या काम होता है, वो पूछते हैं, क्वेश्चंस में आते हैं। तो RBC का जो फंक्शन होता है वो क्या, ऑक्सीजन ट्रांसफर करने का काम होता है उसका। ठीक है, WBC का काम होता है वो हमारा इन्फेक्शन को प्रोटेक्शन करने के लिए काम होता है। ठीक है, जो भी हमारे अंदर इन्फेक्शन होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इसके लिए उसको हमें रक्षक सेल के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक है, और जो प्लेटलेट का काम होता है वो होता है हमारा रक्त का थक्का बनाना। ठीक है, घाव भरने में जो खून की जो ब्लड की जो वेसल्स फट जाती है तो वो क्या कर जाता है, ये हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव होकर, ठीक है, वो ज़्यादा मात्रा में प्लेटलेट का फॉर्मेशन करता है, और वहाँ जो प्लेटलेट सेडिमेंट हो जाती है, जम जाती है, एक जाली टाइप की बना लेती है। ठीक है, एक फाइब्रोनोजन का एक फॉर्मेशन करके वो उसको क्लोड जमा लेती है, जिससे रक्त ब्लीडिंग होना स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है प्लेटलेट। चलिए, विच सीरोलॉजिकल टेस्ट इज़ नॉट टू डायग्नोस्ड टू इंटेरिक फीवर। ठीक है, नीचे दिए गए सारे के सारे हमारे सीरोलॉजिकल टेस्ट है, लेकिन ये इंटेरिक फीवर का डायग्नोसिस नहीं करता है। ठीक है, तो टेस्ट के आगे हमें उसकी बीमारी एक चार्ट बना ले, एक तरफ टेस्ट लिख ले और एक तरफ बीमारी, और एक साइड और लिख ले, एक कॉलम और बना ले कि वो जो बीमारी होती है वो किसके कारण होती है। ये 3 चीज़ें मेंशन कर ले और एक लिस्ट बना ले, क्योंकि हमेशा 2 या 3 क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम आपको यही अनुभव शेयर करना चाहते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो देखो, क्वेश्चन तो यहाँ से भी नहीं आएंगे, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हम आपको वो ट्रिक बताना चाह रहे हैं ताकि हमें क्या चीज़ याद रखना है। कुछ जो चीज़ें हैं वो हम, जैसे देखो, हम बार बार देखते हैं तो वो हमें याद हो जाती है। इस प्रकार आप जहाँ पर आपका रूम है, आप जहाँ पर स्टडी करते हो, वहाँ पर ऐसी चीज़ें, कोई चार्ट्स हुआ, ठीक, कोई साइकिल्स हुई, ठीक है, कोई एक टेबल, एक सारणी टाइप का बना के आप उसको वहाँ पर, ठीक है, लगा सकते हो, ताकि आप उसको डेली देखते हो तो उसको आपको याद हो सके। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, तो ऐसे रूटीनली हम उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तरफ आप टेस्ट लिख लें, एक तरफ उससे होने वाली बीमारी, और एक तरफ आप एक कॉलम और बना के
किससे होती है, ठीक है, जो बीमारी होती है वो किस चीज़ से होती है। इस चीज़ से आप इस तरीके से आप बना के अच्छे नंबर अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो विडाल टेस्ट के जो विडाल टेस्ट किसके लिए करते हैं, कौन सी बीमारी होती है, कौन से बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया होगा, वायरस होगा, पैरासाइट होगा, ये सारी चीज़ आप, हालांकि सब लोग जानते हैं कि विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए लगाते हैं, ठीक है। जो टाइफाइड फीवर होता है उसके लिए हम विडाल टेस्ट लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप, और जो बैक्टीरिया होता है वो साल्मोनेला होता है, तो इससे कुछ डीपली पूछते हैं साल्मोनेला भी कौन से, एक फ्लेजिलर सोमेटिक साल्मोनेला होता है और एक फ्लेजिलर साल्मोनेला होता है। तो उसमें हम टेस्ट लगा के देखते हैं, तो उसमें हमें दो चीज़ें देखने को मिलती है, एक ओ एंटीजन देखने को मिलता है और एक एच एंटीजन। तो जो एच एंटीजन होता है वो फ्लेजिलर एंटीजन होता है, ठीक है। ये एक ऐसे साल्मोनेला होते हैं जो मूवमेंट मोटाइल होते हैं, गति करते हैं। फ्लेजिला होगा तो वो गति करेगा, मूवमेंट करेगा। तो जो एच एंटीजन होगा, अगर एच एंटीजन पॉजिटिव आ रहा है तो हमारा जो साल्मोनेला बैक्टीरिया होगा वो किस टाइप का होगा, वो मोटाइल होगा, ठीक है। लेकिन अगर उसमें ओ पॉजिटिव आता है, ठीक है, तो ओ पॉजिटिव आएगा तो हमारा टाइफाइड तो पॉजिटिव है ही, टाइफाइड फीवर तो उसको है ही, विडाल टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन उसके अंदर भी हमें देखना है कि जो अगर ओ आ रहा है पॉजिटिव तो वो सोमेटिक होगा, वो नॉन मोटाइल साल्मोनेला होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, इस तरीके से डिटेल पढ़ के रखना है क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। चलिए, वेल फिक्स फीवर की बात आ जाए तो वेल फिक्स फीवर का किसके लिए करते हैं हम लोग, ठीक है, ये करते हैं हम लोग, ठीक है। अब कमेंट्स में बताऊंगा कि वेल फिक्स की फीवर और एसओ टेस्ट, इलिक टेस्ट। तो देखो, एंटेरिक फीवर के लिए हम लोग विडाल टेस्ट भी करते, एसओ टेस्ट भी करते और इलेक्स टेस्ट भी करते हैं। लेकिन जो वेल फिक्स टेस्ट होता है हमारा रिकेट्सिया के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं हम लोग, रिकेट्सिया के लिए। तो इसमें वही चीज़ें पूछी गई कि सेरोलॉजी का ऐसा कौन सा टेस्ट है जो नॉट डायग्नोसिस ऑफ एंटेरिक फीवर। तो सर विडाल टेस्ट तो एंटेरिक फीवर के लिए करते हैं, एसओ टेस्ट भी करते हैं और इलिक टेस्ट भी करते हैं। लेकिन जो वेल फिक्स टेस्ट किसके लिए करते हैं हम लोग, ये बैक्टीरिया के लिए करते हैं, ठीक है, रिकेट्सिया। तो इसके लिए अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर होगा वो 2 होगा। चलिए, इससे भी क्वेश्चन हमेशा बने हुए हैं। द रेशियो ऑफ ब्लड टू ट्राइसोडियम फॉर पीटी प्रोथ्रोम्बिन टाइम, जो हम पीटी के लिए जो यूज़ करते हैं सोडियम साइट्रेट, उसका रेशियो कितना होगा, कितना सोडियम साइट्रेट होगा, और सोडियम साइट्रेट क्या है हमारा एंटीकोगुलेंट, तो इसमें कितना एंटीकोगुलेंट होगा, कितना रेशियो और कितना ब्लड होगा, ठीक है। तो उसका जो रेशियो होगा वो आपको ध्यान से देखना है। तो 9 रेशियो देख, 9 को 9वां भाग तो हमारा क्या होगा, ये ब्लड का होगा, और जो 1 पार्ट्स होगा वो होगा हमारा सोडियम साइट्रेट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना है, पढ़ना है। तो सारे चीज़ों के लिए इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ए, 9 भाग क्या होगा उसमें ब्लड होगा, और 1 पार्ट क्या होगा उसका, ठीक है। जैसे 10वां पार्ट अगर हम 10 मानते हैं, तो 10 में से अगर हम जैसे 10 ml है तो 1 ml हमारा क्या होगा, एंटीकोगुलेंट हो गया, और बाकी जो 9 ml क्या हो गया हमारा, वो हो गया ब्लड। तो 1 ml ब्लड हमारा 9 ml ब्लड को प्रिजर्व करके रख सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को पढ़ना है, और ये एक ट्रिक है। हम किसी भी चीज़ को ठीक है, आसान बना के पढ़ो, क्योंकि कठिन हमारा दिमाग झेल नहीं पाता। हमारे हाथों पे अगर कुछ ज़्यादा वजन रख देंगे तो हमारा हाथ ऐसे ही उसको कुछ देर में छोड़ देगा। ऐसे ही हमारा दिमाग भी है, हम ज़्यादा देर तक कोई भी अगर कठिन चीज़ अगर दिमाग में रखेंगे तो वो हमारा दिमाग फेंक देता है। कोई हल्का फुल्का हम काफ़ी देर तक उठा सकते हैं, इसी तरह हमारा दिमाग भी, अगर हम उसको आसानी करके पढ़ेंगे, आसान भाषा में पढ़ेंगे, तो वो ज़्यादा देर तक दिमाग में स्टोरेज रहेगा वो चीज़ें, ठीक है। चलिए, विच टाइप ऑफ लाइट चेन प्रेजेंट इन इम्यूनोग्लोबुलिन ए मोलिक्यूल्स, ठीक है। ये तो आप देखा होगा, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ लो क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। उसमें आपने 2 लाइट चेन देखी होगी, 2 हैवी चेन देखी होगी, 2 फ्रैक्शन देखिए, एक उसमें दो फेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। और जो बॉन्ड होता है वो डाई सल्फाइड बॉन्ड, आपने डबल एस देखा होगा उसमें। तो जो हैवी चेन और लाइट चेन जो आपस में जुड़ती है वो डाई सल्फाइड बॉन्ड की जुड़ी होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होती है, 2 लाइट चेन होती है और 2 हैवी चेन होती है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया है, तो लाइट चेन कितनी होगी, तो यहाँ पर लाइट चेन 2 होगी, ठीक है। तो इसका आंसर राइट 2 होगा। HbA1c इज डन फॉर फॉलोइंग पेशेंट, जो HbA1c हम लोग लगाते हैं, HbA1c परीक्षण निम्नलिखित रोगी के लिए किया जाता है,
ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट के लिए, डायबिटिक पेशेंट के लिए, आर्थराइटिक पेशेंट के लिए या एनीमिक पेशेंट के लिए। तो HbA1c, ये तो सभी लोग जानते हैं कि HbA1c क्यों करते, ये हम 3 महीने के जो एवरेज शुगर होती है उसको देखने के लिए करते हैं। तो अगर 3 महीने की एवरेज शुगर, तो आप यहाँ पर ओबियसली आप उसको डायबिटिक ही लगाओगे, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस तो टीबी पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट के लिए हम HbA1c करते हैं, क्योंकि जो 3 महीने का उसका जो एवरेज होता है वो हमको पता चल जाता है, ठीक है। एनीमिया, अर्थराइटिस क्या है, अर्थराइटिस तो जॉइंट की प्रॉब्लम, ठीक है, बोन्स प्रॉब्लम, ठीक है। अर्थराइटिस मतलब जॉइंट प्रॉब्लम, और एनीमिया मतलब ब्लड की कमी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा डायबिटिक। चलिए, अमीनो एसिड आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ, अमीनो एसिड ब्लॉक का निर्माण कर रहे हैं, तो किसका, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, लिपिड का या न्यूक्लिक एसिड का, ठीक है। तो आपको पता है, सभी को पता है, लेकिन कभी ना कभी हम चूक जाते हैं, क्योंकि जो अमीनो एसिड क्या है, हमारी प्रोटीन की स्मॉल यूनिट है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे तो ग्लूकोज, लिपिड की बात करेंगे तो ग्लिसरॉल, ठीक है। और न्यूक्लिक एसिड क्या है हमारा, न्यूक्लिक एसिड हमारा जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, आनुवंशिक पदार्थ है हमारा न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है 1। बात करेंगे विटामिन के ऊपर से भी क्वेश्चन बना हुआ है, हम ऐसे वही क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो आरआरबी में कहीं ना कहीं से इसको को रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है आगे भी संभावित हो इस तरीके से क्वेश्चन, विटामिन के डिपेंडेंट क्लोट फैक्टर, ठीक है, 2, 7, ठीक है, या 9 और 10। तो इसका जो राइट आंसर है वो विटामिन जो क्लोटिंग फैक्टर वो किस किस में पार्टिसिपेट करेगा, ये उसका हम राइट आंसर देख लेंगे, चारों, ठीक है। जो हमारा कोगुलेशन फैक्टर हमने लगभग 13 है, ठीक है, कुल मिला के तो 14 है, लेकिन हम जो काउंटिंग में आती है वो 13 होते हैं, ठीक है। तो कोगुलेशन जो फैक्टर का जो कोगुलेशन फैक्टर से 12-13, तो इसका भी आप एक चार्ट बना ले, ठीक है। और इसके जो अदर नेम्स हैं इसके ऊपर से भी, जैसे कि हमारे हीमोफिलिस जो क्लोटिंग फैक्टर 8 है, तो उसको हीमोफिलिया एक डिजीज़ होती है, ठीक है। तो इस तरीके से उसका अदर नाम हीमोफिलिया ऐसा रख देते हैं, ठीक है। हीमोफिलिया ए, हीमोफिलिया बी, हीमोफिलिया सी, इस तरीके से वो क्वेश्चन बने हैं। तो जैसे कोगुलेशन फैक्टर 9 की बात करेंगे तो उसमें हम क्रिश्चियन, ठीक है, क्रिश्चियन फैक्टर, इस तरीके से कुछ नाम, स्टुएट 12 को स्टुएट फैक्टर, तो इस तरीके से नाम उसके अदर नाम्स भी दिया है, ठीक है। तो आप वो भी एक बार चार्ट बना ले, ठीक है। आप एकदम जैसे देखो, जैसे कोई यूपीएससी या आईपीएससी के बंदे को जो तैयारी करते हैं बड़े लेवल की, तो उसका आप रूम देख सकते हो, एक पूरा एक वो इन्वेस्टिगेशन टाइप का रूम बना लेते हैं, ताकि वो इसीलिए बना पाते क्योंकि उनको पूरा दुनिया भर का उठाना पड़ता था हम जहाँ, ठीक है। तो हम थोड़ा बहुत तो लगा ही सकते, थोड़े बहुत चार्ट, क्योंकि देखो किताबें पलटने से, आपको एक बुक उठाने से अगर एक आप पूरे टेस्ट, एक साइड टेस्ट लिखोगे, डिजीज़ लिखोगे और उसके कॉजेज़ लिखोगे, तो ये एक आपकी पूरी बुक बन जाएगी, ठीक है। ये बहुत ही बेटर फॉर्मूला है। आपने देखा होगा जो भी अगर बच्चा सिस्टमेटिक तौर से तैयारी कर रहा है, तो उसका जो रूम होगा वो एक पूरे चिट्ठियों से डेकोरेट आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपको भी अगर सरकारी नौकरी की अगर इच्छा रखते हो तो ये सारी चीज़ें आपको चार्ट तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। चार्ट लगाने से क्या हो जाता है, तो चार्ट लगाने अगर 5 आप चार्ट लगाओगे तो उसमें आपके कम से कम 5 बुक मान लो, 5 बुक पढ़ लिए मान लो, अगर वहाँ से 2-2 3-3 नंबर के भी आएंगे तो 20-25 नंबर तो ऐसे ही हो जाएंगे, ठीक है। और 20-25 नंबर बहुत होते हैं, ठीक है। ये अदर्स के लिए, जैसे आपको अगर 60 नंबर, आप 40 नंबर ले आए नॉर्मली से, अगर आपके 20-25 नंबर उस चार्ट से भी आ जाते तो आपके ऐसे 60+ हो रहे और आपका सिलेक्शन कन्फर्म है, ठीक है। 40 नंबर तो कोई भी ले आता है, बिना पढ़े जाएगा वो भी ले आएगा, लेकिन जो एडिशनल नंबर होते हैं, ठीक है, वो तो आप उनको इस तरीके से कुछ, ठीक है, वो इन्वेस्टिगेशन टाइप का आपका रूम जब तक नहीं बनेगा तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। आप बुक भले पढ़ लो, बुक में हमको इतना क्योंकि हमेशा उस पेज को पे नहीं जा पाते हम, अगर हम चार्ट लगा लेंगे तो डायरेक्ट हम उस पेज पे जा सकते, ठीक है। तो चलिए, तो इसी हिसाब से पढ़े, तो ऐसे हम एक अनुभव शेयर करते हैं आपके साथ। चलिए, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एम्बेडिंग मीडिया, ठीक है, सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला एम्बेडिंग मीडिया कौन सा है, पैराफिन वैक्स है, कोलाइडिन है, जिलेटिन है या रेसिन है, ठीक है। ये तो आप तो जानते ही हो कि इसका जो राइट आंसर क्या होता है, पैराफिन वैक्स, ठीक है। तो इसमें भी आप पूरी प्रोसेस पढ़ ले, टिश्यू प्रोसेस की पूरी प्रोसेस पढ़ ले, जो उसके जो स्टेप है वो 7 स्टेप्स है, ठीक है। ध्यान से आप एक के बाद एक 7 स्टेप पढ़ ले,
क्योंकि इसमें से क्वेश्चन हमेशा बना हुआ है, ठीक है। टिश्यू प्रोसेसिंग के जो स्टेप्स है वहाँ से क्वेश्चन 100% बना हुआ है, ठीक है। चलिए, तो पूरी 7 स्टेप, ठीक है, मैंने प्रीवियस वीडियो में पूरी 7 स्टेप बताई है, तो आप उसमें से देख सकते हो। और प्लस पॉइंट ये है कि हमने पर्सनली एक एक चीज़ों के एमसीक्यूज अपलोड किए हैं ताकि आपको कोई डाउट ना हो। इसलिए माइक्रोबायोलॉजी के, हिस्टोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी, जैसे स्टूल्स हुआ, यूरिन हुआ, उनके पर्सनली वीडियो बने हैं, ठीक है। पूरा एकदम एक्सप्लेन करके उनके एमसीक्यूज वीडियो बनाए गए हैं, एक एक करके टॉपिक वाइज क्लियर किया गया, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपकी जो प्रिपरेशन है इस बार, अगर आरआरबी में आप चाह रखते हो तो आप एक बार ज़रूर विजिट करें चैनल को, और सारे के सारे वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप वहाँ से वॉच करो, बिल्कुल करें, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या आने वाला है फटाफट कमेंट्स में बताएंगे। तो इसका जो आपको सभी को पता है कि फर्स्ट स्टेप कहाँ से स्टार्ट होता है। फर्स्ट स्टेप हमारा हमेशा फिक्सेशन से स्टार्ट होगा, और जो लास्ट जो होगा याद रखना, लास्ट हमारा माइक्रोस्कोपिक होता है। अब इसके बीच में पूरी 7 स्टेप्स है, तो वो कुछ जो ऐसे क्वेश्चन ट्रू लाइन्स करके कुछ ऐसा इन थोड़ा वो उसकी सीक्वेंस को डिस्टर्ब करके भी क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो उसमें जैसे टोटल तो 7 है, लेकिन वो 3 पूछते हैं, 4 पूछते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। इसीलिए पूरी 7 स्टेप याद कर लो, और कौन सी स्टेप में क्या होता है। जैसे फिक्सेशन, तो फिक्सेटिव याद कर लो, ठीक है। फिक्सेशन के बाद में डिहाइड्रेशन, तो डिहाइड्रेशन किस चीज़ से, अल्कोहल से करते, किस परसेंटेज से, इंक्रीज़ या डिक्रीज़, ठीक है। डिहाइड्रेशन की बात हो रही है तो इंक्रीज़ कंडीशंस में, और रीहाइड्रेशन की बात करेंगे तो वो डिक्रीज़ कंडीशंस में, ठीक है। तो पहले डिहाइड्रेशन करेंगे, फिर रीहाइड्रेशन करेंगे, उसके बाद में क्लियरिंग, ठीक है। क्लियरिंग के बाद में हम लोग उसको माउंटिंग करेंगे, माउंटिंग करने के बाद में स्टेनिंग, स्टेनिंग करने के बाद में हम माउंटिंग करने के बाद में उसको कटिंग करेंगे, कटिंग करने के बाद स्टेनिंग करेंगे, स्टेनिंग करने के बाद में हम इसको माइक्रोस्कोपी करेंगे। तो ये टोटल हमारी 7 स्टेप है, ठीक है। और भी प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर है, अब यहाँ पर एम्बेडिंग की बात आ गई, तो एम्बेडिंग किससे करते हैं हम, पैराफिन वैक्स से, ठीक है। तो पैराफिन वैक्स इसका राइट आंसर है। चलिए, विच स्टेन बेस्ट फॉर ग्लाइकोजन, ठीक है। ग्लाइकोजन के लिए सभी लोग जानते हैं, ग्लाइकोजन के लिए कौन सा स्टेन यूज़ होता है, ठीक है। अगर लिपिड की बात होती है तो लिपिड में हम लोग सुडान बी ब्लॉक यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑयल रेड ओ भी हम लोग लिपिड के लिए कर लेते हैं, लेकिन जो मेन करते हैं सुडान बी ब्लॉक लिपिड के लिए करते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा है हमारा ग्लाइकोजन मतलब कार्बोहाइड्रेट के लिए, तो अब याद रखें कार्बोहाइड्रेट भी कहीं कहीं दिया हुआ था, तो कन्फ्यूज़न ना हो। कार्बोहाइड्रेट भी वही चीज़ है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट एक ही चीज़ है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा उसका आप कमेंट्स में फटाफट बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ए, पास स्टेप, ठीक है। पास स्टेप्स रिएजेंट्स, ठीक है, सॉल्यूशंस इसका जो फुल फॉर्म है। चलिए, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम टिश्यू इज कॉल्ड, ठीक है। वही चीज़ आ गई। आप अगर प्रोसेसिंग, टिश्यू प्रोसेसिंग अच्छे से पढ़ लोगे, मेहनत बहुत ही कम लगेगी उसमें, साथ ही स्टेप याद करना आपको, और 2 से 3 क्वेश्चन आपको वहाँ से मिलेगा। 2 क्वेश्चन तो कन्फर्म रहता है। जैसे यहाँ पर इस जो सीरीज़ में 2 क्वेश्चन पूछ ही लिए, ठीक है। टिश्यू में से पानी को रिमूव करना तो क्या कहलाएगा, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें पूछी गई है, डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन, ठीक है, क्लियरिंग या ग्रोसिंग, ठीक है। तो आपको अगर पता है तो आप उसको फट से लगा सकते हो, ठीक है। फिर टिश्यू से पानी को रिमूव करना तो उसको हम लोग बोलते हैं कि डिहाइड्रेशन, ठीक है। हाइड्रेशन मतलब उससे पानी हटाना, डिहाइड्रेशन मतलब टिश्यू में जो पानी जमा हुआ भरा हुआ है, फिक्सेशन के दौरान जो फिक्सेटिव अंदर चले गया था पानी, अब उसको बाहर निकालना होता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग डिहाइड्रेशन बोलेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या कर रहे हैं हम, टिश्यू से पानी को रिमूव कर रहे हैं। हाइड्रेशन मतलब अब उसको हाइड्रेट करना होता है, ठीक है। जैसे ज़्यादा मात्रा में पानी उसमें टिश्यू अगर सूख जाता है तो उसको रीहाइड्रेट करना ज़रूरी होता है, तो हम उसको रीहाइड्रेट भी अल्कोहल से करते हैं। क्लियरिंग तो हम लोग जाइलिन से कर ही लेते हैं। ग्रोसिंग का मतलब होता है उसको कट करना। ग्रोसिंग किसको करते हैं हम, कटिंग बोलते हैं, ठीक है, कट करना। जो बड़ा फिक्सेशन में अब जो ओटी से या हमारे पास जो भी पैथोलॉजी का जो सैंपल, हिस्टोलॉजी का जो सैंपल्स होगा, तो वो कुछ थोड़ा ऑर्गन का टुकड़ा होगा, तो पूरा के पूरा हम उसको प्रोसेसिंग नहीं कर सकते, उसके लिए उसको एक थोड़ा सा पीस को कट करते, तो उस प्रोसेसिंग हम लोग बोलते हैं कटिंग, जो किससे करते हैं हम लोग, माइक्रोटोम से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर डिहाइड्रेशन। नेगरी बॉडीज़, ठीक है, नेगरी बॉडीज़
आर सीन इन नेग्रीबॉडीज़ किस में देखने को मिलती है, ठीक है, रेबीज पेशेंट, स्मॉल पॉक्स, HIV पेशेंट या ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट में, ठीक है। तो ट्यूबरकुलोसिस की बात करेंगे तो ट्यूबरकुलोसिस में तो निगरी बॉडी नहीं देखने को मिलते हैं, इसमें हमें बैक्टीरिया देखने को मिलता है जो बेसिलस होते हैं, जो पिंक रेड कलर के दिखाई देते हैं, ठीक है। जो ट्यूबरकुलोसिस से बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। HIV, ठीक है, तो HIV तो एक अलग ही वायरस है अपना। तो इसमें नेगरी बॉडीज़ की बात करेंगे तो रेबीज़, ठीक है, तो रेबीज़ डिजीज़ है उसमें हमें नेगरी बॉडीज़ देखने को मिलती है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ए। चलिए, विच एंटीकोगुलेंट इज नॉट अ कैल्शियम चेलेटर, ठीक है, कौन सा एंटीकोगुलेंट एक कैल्शियम चेलेटर नहीं है। तो ईडीटीए का फुल फॉर्म तो आप सभी को पता है, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड, तो ये तो चिलेटिन एसिड है, ठीक है। हेपेरिन, ऑक्जेट या साइट्रेट, तो इस हेपेरिन को छोड़कर बाकी सारे के सारे चिलेटिन एजेंट है, ठीक है। लेकिन जो हेपेरिन के हम लोग इमरजेंसी में यूज़ करते हैं, ठीक है, और ये कम समय के लिए स्टोरेज करता है, हालांकि हम इसको इमरजेंसी नाम देते हैं। ऐसा एंटीकोगुलेंट जो इमरजेंसी में, ठीक है, जैसे फट से हम लोग उसको OT से में कुछ टेस्ट होने होते हैं तो वो क्या हेपेरिन में ही लेते हैं और फटाफट उसको हम लोग लैब में जांच करने के लिए भेज देते हैं, ठीक है। तो हेपेरिन एक इमरजेंसी एंटीकोगुलेंट के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है 2, दूसरा। चलिए, कार्बोहाइड्रेट रिजर्व इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट आरक्षित है, ठीक है, किस रूप में कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में प्रिजर्व बोल सकते हैं या रिजर्व बोल सकते हैं, एक ही चीज़ है, स्टोरेज करके हो सकते रहता है। तो ग्लूकोज के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, स्टार्च के रूप में या लैक्टोज के रूप में, ठीक है। तो अधिकतर इसमें भी गलती कर जाते हैं, तो हमें ध्यान से समझना है, ठीक है। ग्लाइकोजन एक ग्लूकोज क्या छोटी यूनिट है, कार्बोहाइड्रेट की यूनिट है, तो वो एक बड़े लेवल में क्या इनप्योर कंडीशन में वो स्टोरेज होता है, ठीक है। ग्लूकोज क्या है, ये प्योर कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, वो क्या होगा, इनप्योर, एक बड़ा मोलिक्यूल के रूप में। तो जो बड़ा मोलिक्यूल के रूप में क्या होगा हमारा, ग्लाइकोजन। तो जो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोरेज होता है हमारी बॉडी में, और जब भी हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है वो ग्लाइकोजन ग्लूकोज के रूप में टूट कर, ठीक है, ग्लाइकोजन का ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोजन का ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगा और वो ग्लूकोज मोलिक्यूल में टूटकर हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो वो किस रूप में होगा, ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है, ना कि ग्लूकोज, स्टार्च और लैक्टोज, ठीक है। लैक्टोज तो हमारा ग्लूकोज का ही पार्ट्स है, ये मोनोसेक्राइड्स है, ठीक है। तो ये भी पढ़ ले, मोनोसेक्राइड कौन कौन से होते हैं, उसके एग्जाम्पल डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड। तो ये सारी, हालांकि मोनोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड से ज़्यादा पूछा गया है कि पॉलीसेक्राइड कौन है कौन नहीं है, मोनोसेक्राइड इनमें से कौन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर पढ़ें। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन इज पेंटामर, ठीक है। तो पेंटामर भी आप सभी लोग जानते हैं, पेंटामर मतलब जिसमें 5 वो तरफ से जुड़ी होती है, ठीक है, 5 एंटीबॉडी आपस में जुड़ी होती है, तो वो कौन सी होती है, ठीक है, मतलब पांचों तरीके से, पांचों साइड से एंटीबॉडी जुड़ी होती है, उसको 5 मतलब पेंटा, ठीक है। हमारी जो साइंटिफिक लैंग्वेज होती है, मोनो, डाई, टेट्रा, ठीक है, टेट्रा, हेक्सा, पेंटा, सेक्टा, एक्टा, ठीक है। तो ये सारी हमारी चीज़ें वो गिनती है एक प्रकार की, ठीक है। तो इसमें यही पूछा गया कि जो इम्यूनोग्लोबुलिन अगर पांचों तरफ से बाइंडिंग है तो वो कौन सी एंटीबॉडी होगी, IgG, IgM, IgA, IgD। तो हमारी जो पेंटामर के रूप में जानी जाती है वो IgM, और बाकी सब के सब मोनोमर है, ठीक है, वो सिंगल एंटीबॉडी से बाइंडिंग होती है। और जो IgM होती है वो 5 एंटीबॉडी से बाइंडिंग होती है, ठीक है, इसलिए इसको पेंटामर एंटीबॉडी, पेंटामर इम्यूनोग्लोबुलिन के रूप में भी जाना जाता है। तो राइट आंसर हमारा 2। विच वायरस इन्फेक्ट द बैक्टीरिया इज कॉल्ड, ठीक है, वायरस बैक्टीरिया को संक्रमित करता है, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, वायरस बैक्टीरिया को संक्रमित कर रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, माइकोफेज, बैक्टीरियोफेज या वायरोडियस या इन्फेक्शन, ठीक है। इन्फेक्शन तो हो रहा है लेकिन वो क्या, बैक्टीरिया, वायरस ही बैक्टीरिया को खा रहा है। देखो, अगर वायरस फंगस को खाता है तो माइकोफेज कहलाता है, लेकिन वो बैक्टीरिया को खा रहा है इसलिए वो बैक्टीरियोफेज के रूप में आता है, ठीक है। अगर कोई वायरस से इन्फेक्शन हो रहा है, उसको वायरस इन्फेक्शन कर रहा है बॉडी के अंदर, तो हम लोग उसको वायरोडियन
वायरोडोज बोलते हैं, ठीक है। और इन्फेक्शन तो कॉमन होता है नॉर्मली, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जो भी कोई भी बीमारी होगी, ठीक है, वो इन्फेक्शन कहलाती है। इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, क्योंकि हम उसमें एक उसका अगर वायरस से हुआ तो वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया से हुआ तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है, अगर फंगस से हुआ तो फंगल इन्फेक्शन। तो वो हम लोग कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर बॉडी को अफेक्ट करता है तो उसको बोलेंगे हम लोग इन्फेक्शन, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर वायरस बैक्टीरिया को खा रहा है इसलिए। अब फेज का मतलब फेजस मतलब एक स्टेज हो गई, ठीक है। तो वायरस ही बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है तो वो बैक्टीरियोफेजस कहलाएगा, ठीक है। माइकोफेज मतलब फंगल इन्फेक्शन, वो फंगल को बैक्टीरिया इन्फेक्ट, वो वायरस से इन्फेक्ट कर रहा है। चलिए, दूसरा इसका राइट आंसर है बाइल इज सिक्रेटेड बाय विच ऑर्गन, ठीक है। पित्त को किस अंग द्वारा स्रावित किया जाता है, तो ये सभी लोग तो जानते हैं, ठीक है। लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास या स्लाइवरी ग्लैंड, ठीक है। स्लाइवरी ग्लैंड तो इसमें आएगा नहीं, क्योंकि बाइल जूस, बाइल की बात हो रही है, ठीक है, पित्त रस की बात हो रही है इसमें, तो स्लाइवरी तो इसका आंसर हट जाएगा। अब कन्फ्यूजन है पेनक्रियास या गोल ब्लैडर या लीवर, ठीक है। अब गोल ब्लैडर तो उसको स्टोरेज करने का काम करता है, ठीक है। गोल ब्लैडर ये इसके अंदर जो बाइल होता है, पित्त रस होता है, वो स्टोरेज होता है जो लीवर के जो नीचे होता है गोल ब्लैडर, ठीक है। इसको पित्ताशय भी बोलते हैं, ठीक है। पित्ताशय पेनक्रियास हो जाता है, सॉरी, गोल ब्लैडर है, ठीक है। थैली, पित्त थैली के रूप में उसमें जाने जाती है उसमें, तो उसमें वो फॉर्मेशन सीक्रेट नहीं करता, वो स्टोरेज करता है गोल ब्लैडर, ठीक है। तो अब कन्फ्यूजन है लीवर और पेनक्रियाज में, तो इसका जो राइट आंसर है हमारा लीवर, ठीक है। लीवर क्या करता है, ये बाइल को सीक्रेट करता है। विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू द सेपरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम सॉलिड, सेडिमेंटेशन, ठोस तलछट को से तरल के पृथक करने के कौन से उपकरणों का उपयोग किया जाता है, ऑटोक्लेव का, सेंट्रीफ्यूज का, एनालिटिकल ब्लेंड्स का या माइक्रोटोम्स का, ठीक है। तो इसमें 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 क्या बात हो गई है, जो हमारा ब्लड होता है उसको दो भागों में हम डिवाइडेड करता है, तो वो किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू यूज़ किया जाता है, तो वो होता है हमारा सेंट्रीफ्यूज, ठीक है। सेंट्रीफ्यूज क्या करता है, ये दो हमारे ब्लड को एक सेल्स और प्लाज्मा में डिवाइडेड करता है, ठीक है। सेल, सीरम, प्लाज्मा। तो जो ऊपर लिक्विड होता है वो हमारा सीरम प्लाज्मा होगा, और जो नीचे होगा वो हमारा सेल सेडिमेंट होगा, ठीक है। ऊपर सुपरनेंट और नीचे सेडिमेंट, ठीक है। तो उन दो भागों को सेपरेट करने के लिए, सॉलिड और लिक्विड पार्ट को सेपरेट करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूज का यूज़ करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा 2। विच स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। वायरस हैव बोथ डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। क्या वायरस डीएनए और आरएनए हो सकते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैव थिक पेप्टोग्लाइकन देन ग्राम नेगेटिव, या प्रोटोजोआ प्रोकैरियोटिक, या बैक्टीरिया हैव आइदर डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। कौन सा कथन सत्य बताना आपको, तो अच्छे से पढ़ना है इसमें। इसमें वायरस हैव बोथ डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। इसमें क्या वायरस दोनों हो सकते हैं, आरएनए और डीएनए। ग्राम जो पॉजिटिव बैक्टीरिया हैव थिक, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थिक होते हैं, की जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के जो सेल वॉल होगी, ठीक है, जो पॉलीपेप्टाइड पेप्टोग्लाइकन है वो थिक होगी अकॉर्डिंग टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। या तो प्रोटोजोआ क्या है, प्रोकैरियोटिक से, या बैक्टीरिया है आइदर डीएनए एंड आरएनए। तो कौन सा कथन सत्य लिखना है हमें, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा 2, ठीक है। अब वायरस या तो आरएनए हो सकता है या तो डीएनए हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता है, ठीक है। जो प्रोटोजोआ क्या है वो यूकेरियोटिक्स में आएगा, ना कि प्रोकैरियोटिक्स में। बैक्टीरिया है आइदर, इसमें भी, ठीक है। बैक्टीरिया ओनली ऑन आरएनए होता है, ना कि डीएनए, सिर्फ आरएनए बैक्टीरिया होगा, डीएनए नहीं होगा, इसलिए ये भी गलत है। तो कथन सत्य कौन सा है, दूसरा। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पॉलीपेप्टोग्लाइकन की होती है, वो ठीक होती है अकॉर्डिंग टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 2। एबनॉर्मल वेरिएशन इन साइज ऑफ आरबीसी नॉन, ठीक है। अगर आरबीसी का जो साइज अगर एबनॉर्मल हो जाता है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, माइक्रोसाइटोसिस, ठीक है, एनोसाइटोसिस,
पिकिलोसाइटोसिस या स्पेरोसाइटोसिस। ठीक है, तो माइक्रोसाइटोसिस तो आरबीसी की जो साइज़ होता है वो छोटा हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल से अगर छोटा होगा तो माइक्रोसाइटोसिस, तो ये पहला भी हमारा हट जाएगा। अब कन्फ्यूज़न है तीसरे में, एनिसाइटोसिस या पिकिलोसाइटोसिस या स्पेरोसाइटोसिस। तो उसका जो राइट आंसर है हमारा दूसरा। ठीक है, एनिसाइटोसिस बोलते हैं अगर उस आरबीसी के। ठीक है, अगर आरबीसी की साइज अगर बढ़ रहा है कि स्पाइरल हो रहा है तो वो स्पाइरो मतलब एक ओवल शेप का हो रहा है। ठीक है, उसके साइज से अगर स्पाइरल हो रहा है, ओवल शेप में हो रहा है, तो वो स्पाइरोसाइटोसिस हो गया। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा, अगर अबनॉर्मल हो रहा है तो एनिसाइटोसिस। चलिए, प्रोसेसिंग ऑफ शार्पिंग कंसिस्ट ऑफ, शार्पिंग की प्रक्रिया से मिलकर बनी है होनिंग, एम्बेडिंग या स्टॉपिंग या एन ट्री बोथ, दोनों। तो इसमें देखो, प्रोसेसिंग ऑफ शार्पिंग की बात हो रही है। शार्पिंग मतलब जो हम माइक्रोटोम के जो नाइफ होते हैं उनको क्या करना, उसको शार्पिंग करना पड़ता है, उसको हम जो लेदर होता है उससे थोड़ा बराबर करते हैं। ठीक है, स्ट्रोपिंग करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें भी किस याद रखना है इसमें, होनिंग किससे करते हैं और शार्पिंग स्ट्रोपिंग किससे करते हैं। तो होनिंग तो हम स्टोन से करते हैं, पत्थर के ऊपर रगड़ते हैं, उसको तीखा धार करते हैं, लेकिन धार के अंदर जो कुछ छोटे छोटे उसमें कुछ इरर्स आ जाते हैं तो उसको चमड़े के ऊपर रगड़ते हैं, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोपिंग। ठीक है, तो अब दो बातें हो गई इसमें। ठीक है, शार्पिंग में कौन कौन सी बात हो गई, होनिंग हो रही है, वो स्ट्रोपिंग की का जिक्र किया हमने। ठीक है, लेकिन एम्बेडिंग का जिक्र नहीं किया, तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा 4। ठीक है, पहला और तीसरा इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि होनिंग भी होगा, स्ट्रोपिंग भी होगा, लेकिन एम्बेडिंग वो टिश्यू प्रोसेसिंग में होती है और ये शार्पिंग की प्रोसेसिंग में पूछा गया है। ठीक है, चलिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा 4। विच टाइप ऑफ मीडिया रिक्वायर्ड स्पेशल ग्रोथ फैक्टर, किस प्रकार के मीडिया को विशेष विकास कारक की आवश्यकता होती है, इनरिचमेंट मीडिया, ट्रांसपोर्ट मीडिया या डिफरेंट मीडिया या सिंपल मीडिया। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन देते हैं। हमने पढ़ के तो रखा कि भाई सिंपल मीडिया ये होता है, वो होता है, बेसल मीडिया, डिफरेंट मीडिया। अब इसमें क्या चीज़ें पूछ लिया कि कौन किस टाइप का मीडिया है रिक्वायरमेंट, जो स्पेशल ग्रोथ ऑफ फैक्टर। तो इनरिचमेंट मीडिया, इनरिच मीडिया, ट्रांसफर मीडिया, डिफरेंशियल मीडिया या सिंपल मीडिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ए, इनरिचमेंट मीडिया। सिंपल मीडिया में तो नॉर्मल ग्रो कर जाएंगे, लेकिन सिंपल के बाद में जो थोड़ा और स्पेशल की आवश्यकता होती है वो इनरिच। फिर ट्रांसफर मीडिया में तो कोई उसको स्पेशल की आवश्यकता ज़रूरी नहीं है, जो ट्रांसफर मीडिया है उसमें रखकर उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। डिफरेंशिएट मीडिया, इसमें भी स्पेशल की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, इसमें मैकोंग के अगर यूज़ करते हैं डिफरेंशिएट में हम उसको। ठीक है, तो इसमें अगर वो LH आता है। ठीक है, इसमें दो प्रोसेस देखने को मिलते हैं हम। ठीक है, लेक्टोज फर्मेंटेशन और लेक्टोज नॉन फर्मेंटेशन। अगर फर्मेंटेशन होगा तो पिंक कलर का देगा, नहीं होगा तो कोई कलर शो नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा हम लोग बैक्टीरिया को, कौन से बैक्टीरिया LH, ठीक है, लेक्टोज फर्मेंटेशन है, LHF है और नॉन NLHF है। ठीक है, लेक्टोज फर्मेंटेशन और लेक्टोज नॉन फर्मेंटेशन। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग डिफरेंशिएट मीडिया का यूज़ करते हैं और डिफरेंशिएट मीडिया में हम लोग मैकोंग के आकार का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है एनरिचमेंट मीडिया में हमें स्पेशल मीडिया की आवश्यकता होती है। फॉर्मल साइटेड सॉल्यूशन यूज्ड फॉर काउंटिंग ऑफ। ठीक है, जो फॉर्मल साइटेड का जो उपयोग किया जाता है, समाधान का उपयोग गिनती के लिए किया, किसकी गिनती के लिए किया जाता है, तो RBC, WBC, प्लेटलेट या नॉन। ठीक है भाई, अगर फॉर्मल साइट्रेट की बात हो रही है तो किसी न किसी के लिए तो होगा, इसलिए हमारा चौथा आंसर तो ऐसे ही भी गलत हो जाएगा। अब कन्फ्यूज़न है कि WBC में फॉर्मल साइट्रेट का यूज़ करेंगे, RBC का में करेंगे या प्लेटलेट में करेंगे। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं। उसका जो राइट आंसर होगा हमारा ए, RBC के लिए हम लोग फॉर्मल साइट्रेट का सोल्यूशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी जैसे डिस्प्ले पे आता है तो फटाफट कमेंट्स करके बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, ताकि आपको भी पता चलेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से हैं, क्या आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है। ठीक है, बाकी जो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है हम आपको बता ही रहे, क्योंकि ग्रुप 5 में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें पूछी गई है। ठीक है, क्योंकि जो ग्रुप 5 में अभी जो पूछे जाते हैं वो माइक्रोबायोलॉजी से, हिस्टोलॉजी से और क्लिनिकल पैथोलॉजी को बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रायोरिटी दिया जा रहा है। तो उसी के पूरे पर्सनली थ्योरी प्लस MCQs पूरे एक एक टॉपिक के हम अपलोड किए हैं, तो आप विज़िट करके ज़रूर देखें ताकि जो आपका प्रिपरेशन है वो अच्छी तरह हो सके। ठीक है, व्हाट इज़ द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट ऑफ इन बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया में अतिरिक्त गुणसूत्रों को आनुवंशिक तत्व क्या है, क्रोमोसोमल है, राइबोसोमल है या कॉन्जुगेशन है या प्लाज्मिडी है। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं। उसका जो राइट आंसर है इंड्रीजमेंट मीडिया में हम लोग हमें स्पेशल मीडिया की आवश्यकता होती है। फॉर्मल साइट्रेट सॉल्यूशन यूज्ड टू फॉर काउंटिंग ऑफ। ठीक है, जो फॉर्मल साइट्रेट का जो सोल्यूशन का यूज़ करते हैं
ठीक है, प्लाज्मिड है। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स है उसको क्या बोलते हैं? तो फटाफट कमेंट्स में बताएंगे कि उस चीज़ को क्या बोलते हैं, फिर हम आंसर बता ही रहे हैं। तो उस चीज़ को बोलेंगे हम लोग प्लाज्मिड। ठीक है, जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स होते हैं उसको हम प्लाज्मिड के रूप में से जानते हैं। ठीक है, चलिए मेच्योर सिस्ट, अब ये आ गया हमारा पैरासाइटोलॉजिकल से। ठीक है, मेच्योर सिस्ट ओड इंटामीबा हिस्टोलाइटिका। ई का मतलब होता है इंटामीबा हिस्टोलाइटिका। ठीक है, इंटामीबा हिस्टोलाइटिका परिवक्त पुटी है। ठीक है, अनन्यूक्लिएटेड, यूनिन्यूक्लिएटेड, बाईन्यूक्लिएटेड, क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड या ऑक्टान्यूक्लिएटेड। ठीक है, अब ये वही वो भाषा आ गई, हमारी गिनती आ गई। ठीक है, यूनिन्यूक्लिएटेड मतलब एक ही न्यूक्लिएट है, बाईन्यूक्लिएटेड मतलब दो न्यूक्लिएट है, क्वाड्रन ठीक है, क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड मतलब इसमें 4 है, या ऑक्टा न्यूक्लिएटेड मतलब इसमें 8 है। ठीक है, तो जो इंटमीबा हिस्टोलाइटिका है उसमें, ठीक है, जो उसका सिस्ट होता है उसमें कितने न्यूक्लिएट होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा या 8 होगा। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं इसका, जो उसमें जो न्यूक्लियस देखने को मिलता है हमें 4। ठीक है, तो और बताएंगे कि और कौन कौन से बैक्टीरिया अब जो सॉरी पैरासाइट में आपको 4 न्यूक्लिएट देखने को मिलता है। तो फटाफट कमेंट्स में बताएंगे कि कौन से पैरासाइट में आपको 4 न्यूक्लिएट देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो कौन से पैरासाइट के सिस्ट के अंदर। ठीक, फटाफट कमेंट्स में बताएंगे कि और कौन कौन से पैरासाइट्स हैं। ठीक है, अभी मैं एक आध का नाम लेने वाला था, लेकिन आप बताओ इसमें कि कौन से पैरासाइट है जिसके न्यूक्लिएटेड वो जिसके सिस्ट में 4 न्यूक्लिएटेड होते हैं। चलिए, विच मेथड यूज फॉर यूरिया एस्टिमेशन। ठीक है, यूरिया अनुमान के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? यूरिया जांच में कौन से मेथड का उपयोग किया जाता है? ओटोल्यूडिन मेथड, यूरियाज मेथड, ठीक है, डैम मेथड या 2 and 3। फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, फिर हम आपको बता ही रहे हैं। ठीक है, और पता होना चाहिए यूरिक एसिड। ठीक है, यूरिक एसिड इस मेथड किस में यूज़ करेंगे? डैम मेथड। ठीक है, डाई एसिटाइल मेथड। ठीक है, इसमें इसका जो फुल फॉर्म है डाइल एसिटाइल मेथड। फटाफट कमेंट्स में बताओ कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा डैम मेथड। ठीक है, डाई एसिटाइल मेथड हम यूरिया एस्टिमेट के लिए करते हैं। यूरिक एसिड मेथड कन्फ्यूज़न करने के लिए दिया गया था। चलिए, हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन आ गया है। अब्सेंस ऑफ स्पर्मेटोजोआ इन सीमन इज कॉल्ड। ठीक है, वीर्य में शुक्राणुता की अनुपस्थिति को कहा जाता है। ठीक है, अब जो सीमन तो है लेकिन उसके अंदर स्पर्म्स नहीं है। ठीक है, ध्यान देना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, अब्सेंस ऑफ सीमेन अलग होता है। ठीक है, और सीमेंस के अंदर जो वीर्य वो हमारे स्पर्म्स है वो अब्सेंट है, तो उसको क्या बोलेंगे? तो ओलिगोस्पर्मिया, हाइपोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया या हाइपरस्पर्मिया। अब ओलिगो का मतलब होता है कुछ। ठीक है, ओलिगो का जो शब्द है वो मैं बार बार जिक्र करता हूँ। ठीक है, तो ओलिगो का जो मतलब होता है वो कुछ, तो इसका ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, इसमें कुछ वो बता दिया और हमें अब्सेंट वाला ढूंढना है। ठीक है, तो ओलिगो स्पर्मिया मतलब इसमें कुछ स्पर्मिया है, कुछ स्पर्म इसमें है। हाइपोस्पर्मिया, हाइपो मतलब इसमें भी कुछ मात्रा में है, हाइपो मतलब है लेकिन कम है। ठीक है, एजोस्पर्मिया। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा हमारा कि एब्सेंस ऑफ स्पर्मेटोजोआ का मतलब होता है हमारा एजोस्पर्मिया। ठीक है, और हाइपर मतलब बहुत ज़्यादा स्पर्म्स है। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो हमारा राइट आंसर है हमारा 3। चलिए, ऑयल्स के कलर के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं, पूछा गया है। पिछली बार हेपेरिन ब्लू के ऊपर सोडियम साइट्रेट के ऊपर से पूछा गया था प्रीवियस पेपर में। इसी प्रकार हम इसमें और कुछ चेंजेस करके लेके आए हैं। तो आप सारे के सारे ट्यूब्स का कौन सा एंटीकोगुलेंट होता है और उनको क्या कलर होता है, ये कलर सिस्टम ज़रूर याद कर लें। ठीक है, तो लेवोजेंडर कलर टैप ऑफ ट्यूब। ठीक है, जो कैप्स होता है, कैप्स के ऊपर कलर होता है, तो वो कौन सी ट्यूब के ऊपर कौन सा कलर होता है? ईडीटी के ऊपर कोई किस कलर का होता है? हेपेरिन, फ्लोराइड और ईएसआर। ठीक है, तो जो सोडियम साइट्रेट का के कैप के ऊपर होता है जो हमारा पर्पल, वो ब्लू सॉरी इसमें पिंक पर्पल भी देखने को मिलता है। और लेवोजेंडर, अब यहाँ पर लेवोजेंडर बोल दिया तो वो ईडीटी के ट्यूब के ऊपर देखने को मिलता है। हेपेरिन ग्रीन कलर का होता है,
फ्लोराइड हमारा ग्रे कलर का होगा और जो ESR का जो ट्यूब होती है वो हमारी ब्लैक कलर की होगी। ठीक है, तो बस यही बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो इस तरीके से आप ज़रूर पढ़ें। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ए हो। चलिए विटामिन सी का केमिकल्स नाम बताएंगे। ठीक है, अब इसका कमेंट्स में बताना कि विटामिन सी का केमिकल नाम क्या है, और सारे के सारे। ठीक है, रेटिनॉल किसका नाम है वो इसका भी आपको कमेंट्स करेगा कि रेटिनॉल ये भी है किसी न किसी विटामिन का केमिकल नाम है। तो रेटिनॉल किसका है, एस्कॉर्बिक एसिड, फोलिक एसिड या राइबोफ्लाविन। तो आप फटाफट इसके सारे के सारे कमेंट्स में बताना है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया करें। ठीक है, और सब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों या फ्रेंड सर्कल में जिन्होंने अभी ग्रुप 5 में सॉरी RRB में जो फॉर्म अप्लाई किया है, तो उनको सारों को शेयर कर दें कि सबका भला हो। हम निःशुल्क तौर से आपकी प्रिपरेशन में लगे हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट्स ज़रूर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दिया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।